नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर में आज हम लोगों ने कुछ प्रीवियस टॉपिक्स को भी रिवाइज़ करना है। साथ ही हम आज का जो हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल मेथड ऑफ फर्मेंटिंग कोरियन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं आपको यूट्यूब लेक्चर्स सेंड कर रही थी और आज हम और आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो उन्हीं कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज़ आपको करवा देती हूँ। जो नोट्स आपको मैंने भेजे थे, लेक्चर नोट्स भेजे थे, उनको ही आपको मैं दोबारा आज इस वीडियो में कुछ टाइम लगेगा रिवाइज़ करवा दूँगी। ठीक है, ओके जी। जो हमारा लेक्चर जहाँ पे हमने स्टॉप किए थे, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर डिलीवर किया था, वो था गैल्वेनिक सेल। ठीक है, फिर हमने देखा था कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या उनके आपस में डिफरेंसेस हैं, उनको हमने कंपैरिजन किया था। जो हमारा टॉपिक था उसके बाद वो था इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक सेल, इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस किस इंडस्ट्री में ये यूज़ होते हैं। हम आपकी बुक में वैसे तो बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत से इनकी एप्लीकेशन है। आपकी बुक में सिर्फ दो सेल्स की एग्जांपल दी गई है, एक डाउन सेल है और एक आपके सामने है नेल्सन सेल। डाउन सेल को देख लेते हैं। डाउन सेल बेटा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और बेसिकली ये सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल स्केल पे बड़े लेवल पे सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाउन सेल इस्तेमाल किया जाता है और ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक एग्जांपल है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये बना किस तरीके से होता है। बेटा ये जो एक पूरा वेजल होता है, पूरा कंटेनर, ये इसमें जो एनोड होता है बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है एक बड़ा सा ब्लॉक ग्रेफाइट का। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये देखिए, ये एक ब्लॉक पड़ा होता है ग्रेफाइट का बिल्कुल सेंटर में। ये एक्ट करता है एनोड के तौर पे। ठीक है, ये किसके तौर पे एक्ट करता है? एनोड के तौर पे। ठीक है, ये ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, इसीलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि बुक पे तो कार्बन लिखा हुआ है, टीचर ग्रेफाइट कह रही हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट बेसिकली बेटा कार्बन ही होता है। ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड होता है सेंटर में और उसके आसपास वो सराउंड किया होता है आयरन के बने हुए कैथोड से। ठीक है जी, आयरन के बने हुए कैथोड से ये सराउंड हुआ होता है एनोड। और जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं वो होता है NaCl, क्योंकि हमने इसी NaCl से सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ठीक है, अब ये जो एनोड और कैथोड हैं, इन दोनों को सेपरेट किया गया होता है एक गॉज की मदद से। एक गॉज कहते हैं जाली की मदद से, स्टील की बनी हुई एक गॉज होती है, जाली होती है, उसकी मदद से इनको सेपरेट किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है। ठीक है, जाली की मदद से इनको सेपरेट किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें पिक्चर पे तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं कि ये स्टील की बनी हुई गॉज है, स्टील स्क्रीन टू प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोरीन इंटरमिक्सिंग। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है हमारे पास सोडियम मेटल और एक है क्लोरीन गैस। ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो, इसीलिए हम इसको एक स्टील की एक गॉज की मदद से, एक जाली की मदद से इनको आपस में सेपरेट कर देते हैं। ठीक है जी, ये अगर कोई आपसे पूछे कि डाउन सेल में क्यों सेपरेट किया जाता है, क्योंकि हमारे में एनोड और कैथोड को, इलेक्ट्रोड्स को क्यों सेपरेट किया जाता है, क्योंकि बेटा दो प्रोडक्ट बने होते हैं, एक गैस की फॉर्म में, एक सॉलिड की फॉर्म में। तो हम लोगों ने उनको सेपरेट रखना होता है कि एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो, इसीलिए हम उनको अलग अलग कर देते हैं स्टील गॉज की मदद से। और यहाँ पर मोल्टन NaCl जो है वो हम इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्लोरीन जो है, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, उसमें क्लोरीन जो है वो एक इन्वर्टेड कोर, अगर आप यहाँ पर देखें इस टाइप का, ठीक है, उसके अंदर वो क्यों इसके ऊपर इन्वर्ट, जैसे कि आप ग्लास उल्टा करके रख देते हो किसी चीज़ के ऊपर, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि एक इन्वर्ट करके एक स्ट्रक्चर रखा होता है और उसके अंदर से ये क्लोरीन जो है यहाँ पर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और इधर साइड पे से एक साइड ट्यूब होती है जिसके अंदर ये मोल्टन फॉर्म में सोडियम मेटल आता जाता है और हम उसको यहाँ से सेपरेट करते जाते हैं। ठीक है, दो मेन प्रोडक्ट यहाँ पर होते हैं, एक क्लोरीन गैस जो कि हम इन्वर्टेड फर्नेस के ज़रिए से हम उसको
सेपरेट कर लेते हैं, और एक हमारे पास सोडियम मेटल जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस किया जाता है, सोडियम मेटल, उसको हम एक साइड ट्यूब की मदद से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। अब रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन यहाँ पे कैसे होते हैं। सबसे पहले आप करेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी, आयंस बनेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास यूज़ है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो उसके नतीजे में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे। ठीक है, हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अब कैथोड और एनोड पे रिएक्शन कैसे होंगे। एनोड पे होनी है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे। जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा सोडियम, और ये बना देगा सोडियम मेटल जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। और ओवरऑल रिएक्शन जब हम बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये आयंस भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से क्लोरीन, और यहाँ से सोडियम मेटल। ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास ये डाउन सेल की सारी वर्किंग होती है, रिएक्शंस होते हैं, और हम इस तरीके से सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, वो था नेल्सन सेल। नेल्सन सेल बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बहुत अच्छा बेस है, उसको रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। सोडियम क्लोराइड की कन्वर्जन हो जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। प्रीवियस जो डाउन सेल था, डाउन सेल में सोडियम क्लोराइड को हम यूज़ करते थे सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए। यहाँ पर यानी कि नेल्सन सेल में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और सोडियम क्लोराइड को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पर उसके साथ वाटर भी होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ कॉल्ड ब्राइन। सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, उसको जब हम पानी में शामिल करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये ब्राइन है। ठीक है, तो ये ब्राइन यूज़ करके हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जबकि प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है डाउन सेल में हम सिर्फ प्योर सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर एनोड कैथोड का केस देख लेते हैं। कैथोड जो है यहाँ पर वो यू शेप परफोरेटेड कैथोड होता है, आयरन का बना हुआ यू शेप आयरन का बना हुआ परफोरेटेड, उसके अंदर सुराख होते हैं। ठीक है, लाइन विद एस्बेस्टस डायफ्राम। ये देखें, अगर आप इस पिक्चर को देखें जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, यहाँ पर हम जो हमारे पास कैथोड है वो इस शेप में है, यू शेप में, वो परफोरेटेड है। ऐसे नहीं है कि पूरा एक कंप्लीट यू हो, नहीं, बल्कि वो स्टॉपेज आ रही है। ठीक है, सुराख आ रहे हैं, गैप्स रह रहे हैं, ताकि क्योंकि हमें बेटा सोडियम मेटल चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं, हमें बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें लिक्विड फॉर्म में अटेन होता है। तो हम एक कैच बेसिन भी यूज़ करते हैं, ताकि इस कैथोड में, अगर ये कैथोड पूरा कंप्लीट हो, परफोरेटेड ना हो, तो वो तो एक्सट्रैक्ट हो ही ना पाए। तो हम इसीलिए कैथोड को परफोरेटेड रखते हैं, ताकि जैसे ही प्रोडक्ट बनता जाए वो ड्रिप आउट होकर हम उसको सेपरेट करते रहें। ठीक है जी। और एनोड किस चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट का एनोड बना होता है, सस्पेंडेड एट सेंटर ऑफ कैथोड। जो हमारे पास कैथोड होता है परफोरेटेड, उसके दरमियान में लटका हुआ होता है ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड। ये भी बेसिकली कार्बन ही होता है। ठीक है जी। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट बेटा यहाँ पर ब्राइन यूज़ किया जाता है। ब्राइन क्या है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वाटर के अंदर, और इसको हम यूज़ करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। फिल कहाँ पे होता है, यहाँ पर, इस कैथोड और एनोड के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पर ये फिल किया हुआ होता है, और इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। वर्किंग जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट जो बनते हैं वो दो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब क्लोरीन गैस जो है उसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे, उसका एक आउटलेट है, यहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, और दूसरे आउटलेट से हम हाइड्रोजन गैस को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, एक आउटलेट हमारे पास है क्लोरीन गैस के लिए, दूसरा आउटलेट है
हमारे पास हाइड्रोजन गैस के लिए। यहाँ से हम पाइप्स वगैरह के ज़रिए से जो साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मेन रिएक्शंस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे है। बेटा आपको पता है कि हमने यहाँ पे ब्राइन सोल्यूशन यूज़ किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड और वाटर दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो हमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिल जाएंगे, और वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये हमें मिल जाएगा। ठीक है। अब एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होंगे? क्लोरीन जो है वो एनोड पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन गैस बना देगा, एक प्रोडक्ट बन गया। अब हाइड्रोजन जो है वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा। पीछे क्या बच जाएंगे? सोडियम और ये वाला आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। इस तरीके से हमारा मेन प्रोडक्ट भी बन गया, साइड प्रोडक्ट भी बन गया। ठीक है, मेन प्रोडक्ट भी बन गया, साइड प्रोडक्ट भी बन गए। और जब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं तो बेटा ओवरऑल रिएक्शन के लिए अगर आप फोकस करें तो जब हाइड्रोलिसिस हुई, हमारी इलेक्ट्रोलिसिस हुई, ये जो आयन्स हमारे पास बने डिफरेंट, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल कर देगा। इसी तरह ये जो क्लोराइड है ये इसको कैंसिल कर देगा। हाइड्रोजन आयन जो है ये इधर इस हाइड्रोजन आयन को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा पीछे NaCl, Na पॉजिटिव जो है ये इसको कैंसिल कर देगा यहाँ से। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? सोडियम क्लोराइड। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास रह जाएगा वाटर, और यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या रह जाएगा? क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट्स में। ठीक है जी, आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोरेजन की और प्रिवेंशन। कोरेजन और रस्टिंग। कोरेजन जो है हम कहते हैं जंग लगना, लेकिन आपको पता है मेटल्स मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। कोरेजन और रस्टिंग दो डिफरेंट टर्म्स हैं डिफरेंट मेटल्स के लिए। अगर हम ओवरऑल किसी भी मेटल की बात करेंगे हम कहेंगे कोरेजन का वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं आयरन की, लोहे की, तो हम उसके लिए रस्टिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अगर हम सिर्फ आयरन की बात करेंगे तो हम रस्टिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। अब ये रस्टिंग या ये कोरेजन है क्या, इसको देख लेते हैं। स्लो एंड कॉन्टीन्यूस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम यानी एयर एंड मॉइस्चर इज़ कॉल्ड कोरेजन। किसी मेटल का ख़त्म हो जाना आहिस्ता आहिस्ता और कॉन्टीन्यूसली उसका ख़त्म हो जाना, उसका पानी और एयर की वजह से, इन दोनों की वजह से, ऐसे नहीं कि सिर्फ पानी या सिर्फ एयर, इन दोनों की वजह से किसी मेटल का ख़त्म हो जाना, ये कहलाता है कोरेजन। और स्लो एंड कॉन्टीन्यूस ईटिंग अवे ऑफ आयरन, यहाँ था एनी मेटल, लेकिन रस्टिंग में है आयरन। जब हम आयरन की बात करेंगे, स्पेसिफिक कर देंगे आयरन को, तो हम रस्टिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम आयरन के अलावा किसी भी मेटल की कोरेजन की बात करें तो हम कोरेजन का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, स्लो एंड कॉन्टीन्यूस ईटिंग अवे ऑफ आयरन बाय सराउंडिंग मीडियम एयर एंड मॉइस्चर इज़ कॉल्ड रस्टिंग। दोनों डेफिनेशन सेम है, रस्टिंग भी और कोरेजन भी। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रस्टिंग और कोरेजन में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि स्लो एंड कॉन्टीन्यूस ईटिंग अवे ऑफ एनी मेटल इज़ कॉल्ड ड्यू टू एयर एंड वाटर इज़ कॉल्ड कोरेजन, एंड स्लो एंड कॉन्टीन्यूस ईटिंग अवे ऑफ आयरन ड्यू टू एयर एंड वाटर इज़ कॉल्ड रस्टिंग। और रस्टिंग की एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि कोरेजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। ठीक, अब आपकी बुक में जो मेन टॉपिक है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन को जंग कैसे लगता है, लोहे को जंग कैसे लगता है। अब एक बात जहन नशीन रखें कि जंग लगने के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ पानी हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एयर हो, दोनों का होना एट सेम टाइम ज़रूरी है। अगर एयर मिस है या वाटर मिस है तो रस्टिंग कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, जंग कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पानी और हवा दोनों का होना जंग लगने के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे बनते हैं 2 रीजन, एक होता है एनोडिक, एक होता है कैथोडिक। ठीक है, एनोडिक रीजन क्या होता है? एनोडिक रीजन वो जगह होती है जहाँ पर किसी लोहे की सरफेस पे
डेंट पड़ जाता है, या कोई रगड़ लग जाती है, कोई स्टेन, कोई धब्बा लग जाता है, वहाँ से स्टार्ट होती है रस्टिंग। ठीक है, और उस दौरान जो आयरन है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और रस्टिंग इनिशिएट हो जाती है। कैथोडिक रीजन क्या होता है? कैथोडिक रीजन बेटा वो एरिया होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और वो जगह पानी से सराउंडेड होती है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है आयरन, वो इलेक्ट्रॉन पूरी आयरन की सरफेस पर मूव करते हुए जाते हैं और वो ढूंढते हैं उस जगह को। ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, अगर आप ज़रा गौर करें तो एनोडिक रीजन वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जाते हैं, और वहाँ वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं वो ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, उस एरिया को हम कहेंगे कि वो है कैथोडिक रीजन, और वहाँ पर पानी की प्रेजेंस भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर रिएक्शन जो होगा वो ये होगा कि ऑक्सीजन और वो जो हाइड्रोजन आयन है और इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर बना देंगे हमें फिर से वाटर। ठीक है, एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कोरोजन का अमल, रस्टिंग का अमल तेज़ क्यों होता है, क्यों ये जारी रहता है? क्योंकि वहाँ पर एसिड की फॉर्मेशन भी होती है। एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है कि आपको पता है एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो जब वाटर है, एयर उसके अंदर मिक्स है, तो ज़ाहिर है उन दोनों ने आपस में जो कंपोनेंट्स हैं उन्होंने रिएक्शन भी किया होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है वो आपस में रिएक्ट करके हमारे पास बना देते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये एसिड जो है ये अपने हाइड्रोजन आयन देगा, और जितने हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाएंगे उतनी कोरोजन बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हम कहते हैं कि कोरोजन का जो प्रोसेस है, रस्टिंग का प्रोसेस, जो आयरन की रस्टिंग है वो एक्सेलरेट होता है, वो मज़ीद तेज़ हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं कि पहला स्टेप जो होता है उसमें कोई रस्टिंग नहीं बनती, कोई रस्ट नहीं बनता। जो हमारे पास पहला स्टेप है कि आयरन है, ऑक्सीजन है, और वो जो हमारे पास आयंस बने हैं हाइड्रोजन के, इन्होंने आयरन का आयन दे दिया और साथ में वाटर, इस दौरान कोई रस्ट फॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन दूसरे स्टेप में जब वहाँ पर दोबारा से ऑक्सीजन जो है वो Fe जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा? वो Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, साथ में वाटर भी होगा, तो वो एक सॉल्ट बना देगा अपना वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। उस सॉल्ट को हम कहेंगे रस्ट, और उसका क्या फार्मूला है? Fe2O3.NH2O। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि रस्ट व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट, तो आप उसको लिखेंगे Fe2O3.NH2O। तो ओवरऑल जो रस्टिंग है, जो रस्ट बनता है, जंग बनता है, वो 2 स्टेप्स में बनता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी। मेन टॉपिक आज का वो है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये करें कि वो जहाँ पर भी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो स्टेन्स वाली जगह होती है, यहाँ पे कोई दाग धब्बा लग जाता है, कोरोजन जंग लगना स्टार्ट ही वहीं से होता है। आप सैंड पेपर की मदद से किसी भी ज़रिए से उस जगह को साफ़ कर दें, क्लीन कर दें, उन स्टेन्स को, दाग धब्बों को रिमूव कर दें। दूसरा, आप उसके ऊपर पेंट या ग्रीस कर लें। आपको पता है कि जो मेटल के, जो लोहे के दरवाजे होते हैं, गेट होते हैं, उनको पेंट किया जाता है। अगर उनको पेंट ना करो या पेंट ख़राब हो जाए तो वहाँ से जंग लगना शुरू हो जाता है, तो हम उस जगह को दोबारा से पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो पेंट करने से क्या होता है कि पानी, मॉइस्चर वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, मेटल की सरफेस तक। तो उसके अलावा जो आजकल हमारे पास मॉडर्न पेंट्स आ रहे हैं, आपको पता है कि वो वेदर शीट्स वगैरह, वो क्या करती हैं, वो वेदर के इफ़ेक्ट्स को भी कैंसिल कर देती हैं। तो जो आजकल के मॉडर्न पेंट्स हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट जो कि वेदर के इफ़ेक्ट को भी प्रिवेंट करता है, एटमॉस्फेयर के इफ़ेक्ट को भी प्रिवेंट करता है, साथ साथ कोरोजन को भी दूर करता है, उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं स्टेबलाइजर्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अलाइंग, अच्छा जी, अलॉइंग बेटा क्या होता है कि जब एक मेटल को हम दूसरे एक या एक से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, कुछ अपने पर्पसेस के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक अलॉय बन गया है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद मोर देन वन मेटल और नॉन मेटल इज़ कॉल्ड अलॉय। एक होमोजेनस मिक्सचर यानी कि एक सिंगल फेज़ में आ जाना किसी भी एक मेटल का दूसरे कंपोनेंट, दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्सचर,
ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर। अब वो एक से ज़्यादा मेटल भी हो सकते हैं, एक मेटल भी हो सकता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अलॉय। अब ये जो अलॉय है ये भी बेहतरीन तरीका है कोरोजन को प्रिवेंट करने का, कि आप जो है एक मेटल का, अगर फॉर एग्जांपल आयरन, आपको पता है कि आयरन को जंग जल्दी लगता है, आप आयरन के अंदर कुछ ऐसे मेटल मिक्स कर दो, उसका ऐसा अलॉय बना दो कि वो इतनी जल्दी उनको जंग ना लगता हो, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि हमने उसका अलॉय बना दिया, उसकी अलॉइंग कर दिया। एग्जाम्पल आपको दी गई है स्टेनलेस स्टील की। हम लोग स्टील के बर्तन घरों में आम इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और करने भी स्टील के ही बर्तन चाहिए, प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो होता क्या है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसमें हम वो होता आयरन ही है, लेकिन उसके अंदर क्रोमियम और निकल मिक्स होता है, क्रोमियम भी और निकल मिक्स होता है, उसका अलॉय बना दिया जाता है आयरन के साथ। तो उस तरह से हम कहते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनको जंग नहीं लगता, ठीक है। फिर हमारे पास एक मेन जो तरीका होता है वो होता है मेटालिक कोटिंग, कि हम एक मेटल की सरफेस को दूसरे मेटल के साथ कोट कर दो, इसको हम कहते हैं मेटालिक कोटिंग, ठीक है। कोटिंग ऑफ वन एलिमेंट वन मैटर विद अनदर, उसको उसके ज़रिए से भी हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसके साथ कोट किया जाए। जो मेटल जिसको जंग लग सकता है, जैसे आयरन है, आयरन की रस्टिंग हमें पता है कि जल्दी होती है। अगर आयरन की रस्टिंग आपने आयरन को प्रिवेंट करवाना है कि उसकी रस्टिंग ना हो, आप उसके ऊपर एक लेयर लगा दो, उसको कोट कर दो, किससे, या तो जिंक से, टिन से, या क्रोमियम से, ZnSn और Cr, जिंक से या टिन से या क्रोमियम से। ये वो मेटल हैं जो कि इतनी जल्दी कोरोजन को अलाउ नहीं करते, ये कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, इनको जंग नहीं लगता। तो ऐसे मेटल्स को की हम कोटिंग कर देते हैं, लेयर लगा देते हैं उन मेटल्स के ऊपर जिनकी कोरोजन जल्दी होती है, ठीक है। और ज़्यादातर जो हमारे पास जो टिन पैक्स आते हैं या जो टिन फूड होती है, कैन फूड होती है, आपको पता है कि वो बहुत ही थिन मेटल के एक टिन होता है, एक कैन होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में। तो जो प्रोसेस्ड फूड होती है या फ्रोज़न फूड होती है उसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। ये वो मेटल है, ये अगर आप इन कैंस को खाली करके अगर पानी के दरमियान, पानी के नज़दीक आप रखोगे तो उसकी कोरोजन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेटालिक कोटिंग जो बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है। अब इस मेटालिक कोटिंग के भी दो तरीके हैं, एक होता है फिज़िकल मेथड, एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये जो फिज़िकल मेथड है मेटालिक कोटिंग का, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। फिज़िकल मेथड में आप यूँ समझ लें कि जैसे हम किसी मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट करते हैं। अब उसमें दो तरीके हैं, एक है कि जिंक से कोटिंग करना, एक है टिन से कोटिंग करना। तो फिज़िकल मेथड में हम दो मेथड्स पढ़ेंगे, जिंक कोटिंग जिसको हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं, और दूसरा हम पढ़ेंगे टिन कोटिंग। जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग ये क्या प्रोसेस है, ये अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ गैल्वेनाइजिंग, तो आपने गैल्वेनिक सेल नहीं लिखना, बल्कि आपने कहना है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग मेटल विद जिंक इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने आयरन को फॉर एग्जांपल प्लेटिंग करनी है, आप आयरन को पहले डिप करोगे जिंक क्लोराइड, जो कि जिंक का एक सॉल्ट है, उसके अंदर आप उसको डिप करोगे, ठीक है। जिंक के अंदर, जिंक क्लोराइड के अंदर जब आप डिप करेंगे और उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद आप उसको बाहर निकालें और उसको मोल्टन मेल्ट किया हुआ जिंक मेटल है उसके अंदर उसको रोल करें, उसको डिप करें, उसको रोल करें और उसको फिर बाहर निकाल के उसको एयर कूल करें, हवा में उसको ठंडा करें। इस तरीके से होती है जिंक कोटिंग, और ये बेस्ट तरीका है मेटालिक कोटिंग का। क्योंकि अगर किसी वजह से जिंक की कोटिंग ख़राब हो भी जाती है, वो जिंक की लेयर डैमेज भी हो जाती है, तो उसके बावजूद जो मेटल है उसको जंग नहीं लगता। क्योंकि ऑलरेडी हम एक सॉल्ट की लेयर भी उसके ऊपर लगा चुके होते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है मेटालिक कोटिंग का। दूसरा टिन कोटिंग, जो कि आमतौर पर आप अपने जो टिन पैक्स होते हैं, ठीक है,
जो कि आमतौर पर हम टिन पैक्स में या प्रोसेस फूड वगैरह के लिए कंटेनर्स यूज़ करते हैं, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, उनकी जो कोटिंग होती है आयरन से, वो टिन कोटिंग होती है। और ये इतनी कोई अच्छी कोटिंग नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो लेयर डैमेज होती है टिन की, फ़ौरन ही वहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ हम उस आयरन की शीट को डिप करते हैं मोल्टन टिन के अंदर। ठीक है, ये था जी हमारा टॉपिक। आज तक का जो भी टॉपिक था मैं आपको रिवाइज़ करवा चुकी हूँ। जो भी मैंने प्रीवियसली डाउनलोडेड लेक्चर्स भेजे थे वो भी मैंने आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवा दिए हैं। और आई होप अब मज़ीद कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। ठीक है, स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछें बेटा। थैंक यू सो मच।